92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी और करघा चलता रहा। एक को छोड़ो लाल बियानी, काला चला हरे से मिला, दो घर छोड़ पीली पाई। रज्जो एक तख्ती पे बनी एक डिज़ाइन को देख के बोलती जाती और हथकरघा चलता जाता। हर किसी चीज़ को देख के पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। बिना पढ़े लिखे चीज़ें भी पढ़ी जा सकती हैं। ये कालीनों की बुनाई के डिज़ाइन की तख्तियाँ थीं जिन पे छोटे छोटे खानों में रंगीन डिज़ाइन बने होते हैं, जैसे कि ग्राफ की कॉपी में होते हैं। बस इन्हीं रंगीन खानों को देख के ये पुश्तैनी कालीनगर उन्हें अपनी ही भाषा में पढ़ते हैं। रज्जो वही कर रही थी। उम्र कोई 21 साल, सांवला रंग, गहरी बड़ी बड़ी आंखें, मानो किसी ने 2 मछलियां चेहरे पे रख दी हों। चेहरे पे अगर मासूमियत हो तो वो सुंदर दिखने ही लगता है। रज्जो के हाथ कालीन बुनने वाले उस लकड़ी के हथकरघे पे ऐसे चलते जैसे किसी ने कंप्यूटर से प्रोग्राम सेट कर रखा हो। दिशा, दशा और दूरी कुछ भी तो यहां से वहां नहीं थी। तभी कहते थे लोग कि रज्जो के हाथ का कालीन तो बस बना नहीं कि बिका नहीं। करघा भी चल ही रहा था कि रज्जो ने अपनी छोटी बहन से कहा, सन्नो अब तुम पढ़ो। सन्नो ने डिजाइन वाली उस तख्ती पे देखा जो एकदम वैसी लग रही थी जैसे किसी दीवार पे कोई तस्वीर या सीनरी का कोलाज बना दिया गया हो। सन्नो की आवाज गले से फूटी, लाल चला 2 घर बढ़ा, हरे से मिला, फिर बाजी मुझसे नहीं होगा। अरे ठीक तो था, कहाँ दिक्कत है, दिखाओ मुझे। 15 साल की सन्नो ने हरे खाने पे उंगली रख के दिखाया तो रज्जो ने एक हल्की सी चपत उसके सर पे लगाई और बोली, हाँ 2 खाने लाल रंग के तो लाल चला आगे बढ़ा, यानी हमने 2 धागे लाल आगे लाने हैं। फिर उसके आगे हरा खाना आ गया तो उसको कहेंगे हरे से मिला, तो हरा धागा आगे आएगा। दिक्कत क्या है बाजी, वो आगे हरे वाले खाने के आगे तो लाइन खत्म है। रज्जो ने करघा चलाते हुए कहा, हाँ तो क्या बताया था, जब लाइन खत्म हो तो नीचे नई लाइन को कैसे बोलते हैं। सन्नो चुप हो गई। अभी कुछ ही दिन हुए थे उसको कालीन की बुनाई सीखते। रज्जो ने फिर कहा, अगली लाइन पे आते ही जिस रंग का खाना होता है उसे पिछले रंगों का बच्चा मानते हैं, तो कहेंगे कि लाल चला 2 घर बढ़ा, हरे से मिला, दोनों मिलके नीला भी आई। देखो नई लाइन का पहला खाना नीला है ना। सन्नो ने हाँ में सर हिला दिया और वो डिजाइन फिर से पढ़ने लगी। सन्नो को किताबों में लिखे अक्षर पढ़ने में दिक्कत नहीं होती थी, पर यह कालीन का डिज़ाइन पढ़ना उसे बहुत मुश्किल लगता था। वो सोचती थी, रज्जो बाजी कभी स्कूल नहीं गई, का खा गा भी नहीं पढ़ा, फिर भी ये डिज़ाइन कितनी तेज़ी से पढ़ लेती हैं और मुझे भी पढ़ाती हैं। अगर ये कभी स्कूल गई होती तो किताबें पढ़ना तो बाजी की चुटकियों का काम होता। पर क्या करें, कभी कभी ज़िंदगी अपना ही कोई सफ़ा खोल के सामने रख देती है और रोज़ी रोटी के लिए कहती है कि बस सिर्फ मुझको पढ़ो, किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रज्जो घर चलाने के लिए बस जिंदगी का वो सफाई पड़ रही थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी और करघा चलता रहा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रज्जो अपनी बहन को कालीन की बुनाई को पढ़ना और बुनना सिखा रही थी। उसने जब से होश संभाला तो अपने हाथ में हथकरघे की ये डोर पाई थी। इसी डोर की वजह से रज्जो कभी कलम नहीं पकड़ पाई, लेकिन अपने भाई बहन को उसने स्कूल भेजा था। अब आगे हथकरघा खटर खट की आवाज़ करता एक धुन के साथ चल रहा था कि तभी रज्जो की नज़र रंगीन धागों की नलकियों पे पड़ी, जिन्हें ये कालीनगर गुल्ला कहते हैं। लकड़ी के चरखी नुमा ये गुल्ले हथकरघे पे धागा लटका के ऐसे घूमते रहते हैं जैसे खड़े पलंग पे रंगीन सेवैयां छोड़ रहे हों। सन्नो जल्दी से पीला धागा गोले पे मर दे, 2 तोरी बचाए, अगले फेरे में ख़त्म हो जाएगा। जी अप्पी, कहते हुए सन्नो ने दाईं तरफ रखे डोलचे में से पीला धागा निकाला और करघे के गोले पे लपेट दिया। कुछ देर काम करने के बाद रज्जो ने आधी बनी कालीन को खोल के देखा
काले रंग के बैकग्राउंड पे छोटे छोटे लाल पीले फूलों की बेलें ऐसे उभरी हुई थीं, मालूम हो जैसे किसी ने अभी अभी ये फूल पत्तियां पेड़ों से तोड़ के लगाई हों। या अल्लाह, बिल्कुल हूबहू बना दिया आपने। छोटी बहन सन्नो ने तख्ती वाली डिजाइन को एक नजर देख के कहा। रज्जो अभी कालीन को निहार ही रही थी कि सन्नो की सिसकियों से ध्यान टूटा। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बाजी आप चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे? शादी करके हमेशा लड़कियों को ही क्यों जाना पड़ता है अपना घर छोड़ के? रज्जो ने कुछ नहीं कहा, सन्नो को गले से लगा लिया, अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछे और अपने आंसू सन्नो के सर पे गिरा दिए। रज्जो की शादी तय कर दी थी अम्मी अब्बू ने, कल तारीख रखी जानी थी। रज्जो, ओ रज्जो, कालीन का काम बंद कर दे, लाइट आ गई है, चादरों पे इस्त्री कर ले और तकियों के गिलाफ भी बदल दे। ये कहते हुए अम्मी जान आंगन में आ गईं। वो बगल वाले कमरे में अलग हथकरघे पे अपनी कालीन बुन रही थीं। घर में 5 अदद थे और 3 हथकरघे, एक अम्मी का, एक अब्बा का और एक सबसे बड़ी बिटिया रज्जो का। सन्नो और सबसे छोटा भाई गालिब अभी छोटे थे, उम्र से भी और जिस्म से भी, वरना अब्बा छप्पर डाल के इनके भी हथकरघे बना देते। इनके हाथों से बनने वाले कालीन भले ही हजारों के बिकते हों, पर इनके हाथों में 2 वक्त की रोटियां भर रख देते थे। तभी तो रज्जो ने बचपन से सिर्फ किताबों की जगह कालीन देखा, अक्षरों की जगह कालीनों के डिजाइन वाली तख्तियां पढ़ी। रिश्ता अच्छा था, सो अब्बा गफूर बेग ने हाँ कर दिया था, और सोच सोच के हैरान थे कि सिर्फ बेटी को नहीं, उस हिस्से को विदा करने वाले हैं जिससे घर में एक हिस्सा रोजी आती है। अब्बा के करघे से सुबह का खाना होता था तो अम्मी रात की रोटियों का इंतजाम करती थी। रज्जो का करघा ही तो था जिससे पैदा कालीन, भाई बहनों की पढ़ाई, दुख, बीमारी, ये सारे खर्चे चला रही थी। आइंदा पेट तो भर जाएगा, पर इन ऊपर के खर्चों का क्या होगा? पर शादी तो करनी ही थी, लड़की तो पराया धन है। रज्जो की अम्मी की आवाज फिर से आई थी। रज्जो, अब कालीन का काम बंद कर दे, कल की तैयारियां भी करनी है। अम्मी कल की तैयारी में जुटी थीं और रज्जो जिंदगी की। तभी तो वो सन्नो को तैयार कर रही थी। जानती थी कि घर में एक हथकरघे के बंद हो जाने का क्या मतलब होता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी और करघा चलता रहा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रज्जो घर की बड़ी लड़की ही नहीं बल्कि घर की आमदनी का एक हिस्सा भी थी, लेकिन शादी करके उसे अब ससुराल जाना था। उसका रिश्ता जो तय हो गया था। रज्जो इसीलिए अपनी बहन को कालीन बुनना सिखा रही थी ताकि घर की आमदनी कम ना हो जाए। अब आगे। कल तारीख पक्की करने वाले आ रहे थे, सो घर जितना हो सका चमका दिया गया। वैसे जिस घर में बेटियां हों वो घर तो सुओं यानी आभा से ही चमकता रहता है। फिर भी तख्त और पलंग की चादरें बिछा दी गईं। सन्नो ने डब्बे में घुली गेवरी से मटके रंग दिए। अम्मी जान पूरा घर तो पहले ही लीप चुकी थीं। गोबर लिपी जमीन पे चूने की पट्टियां अलग ही चमक रही थीं। बेटा, अपना गुलाबी सूट भी इस्त्री कर लेती, वो जो ईद पे सिलाया था। अम्मी कर लूंगी, पहले यहां बैठो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रज्जो ने अम्मी जान का हाथ पकड़ के आंगन में पड़े तख्त पे बिठा दिया और बोली, अम्मा, ये बड़े घर वाले हमारे घर ही रिश्ता क्यों कर रहे हैं? दहेज में क्या देने का वादा किया है अब्बा ने? अरे पागल, कई दफा तो बता चुकी हूं और तुझे जैसे पता नहीं। हमारे पास है कहाँ कुछ देने को, वो बिना मांग के आए हैं। बिरादरी में सबसे ठाठ वाले परिवार में जा रही बेटी तू। बस अल्लाह हमारी इज्जत रख लेना। कह के रज्जो की अम्मी ने अपने हाथ दुआ में उठा दिए और बोली, चल तू मसाले चख ले, मैं खीर चढ़ा देती हूँ। आज रात में ही भगोना मटके के पास रख दूंगी तो खीर ठंडी हो जाएगी। वहां रज्जो का मन ठंडा हो गया था। जानती थी कि अम्मी झूठ नहीं बोलती, फिर बात कैसी भी हो। पर एक सवाल अभी भी हलचल मचा रहा था कि बड़े घर वालों को इस रिश्ते में क्या दिखा जो मान गए। काम निपटाने और रात का खाना खाने के बाद दोनों बहनें कच्चे आंगन में पलंग डाल के लेट गईं। लाइट आ नहीं रही थी, सो मिट्टी के तेल का चिराग, जिसे खुले हुए नारियल तेल के टीन के डब्बे से बनाया गया था, ताक में रखा जल रहा था।
उसकी लौ की रोशनी जब रज्जो के चेहरे पे पड़ती तो उसकी आंखों की चमक साफ दिख जाती। अपनी बहन सन्नो के सर हाथ फेरते हुए उसने कहा, सन्नो देख, पढ़ाई के साथ साथ जल्दी से बुनाई पढ़ना सीख जा। रोज थोड़ा थोड़ा बुनेगी तो भी महीने में 2 कालीन तो हो ही जाएंगे, समझी ना। सन्नो बाजी के गले में लिपटी पड़ी रही। जानती थी कि बहुत जल्द बाजी विदा होने वाली है। सुबह हुई, लड़के वाले भी आ गए। बैठक में नाश्ता पानी होता रहा और सन्नो जासूस बन के बैठक की बातें बावर्ची खाने में पहुंचाती रही। बाजी, बाबा ने आपका बुना कालीन दिखाया। वो मुर्तजा बेग, आपके होने वाले ससुर, वो तो ऐसे खुश हो गए जैसे कभी कालीन देखा ही ना हो। बाजी बाजी, मुर्तजा बेग कह रहे कि आपसे कह दो कि कोरमा बहुत अच्छा बना है। कई चक्कर लगा चुकी सन्नो अब चिढ़ भी गई थी। बाजी, आपके ससुराल वाले बहुत खाओ हुए हैं, एक प्याली खीर भी नहीं छोड़ी, अब मैं क्या खाऊंगी। चल चुप कर, शैतान, जा ये पान दे आ। सन्नो जब पान दे के आई तो उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ? अरे बोल ना। बाजी तारीख रख गई, अगले महीने की 15 है। रज्जो ने उंगलियों पे गिना। उसकी विदाई को बस 40 दिन रह गए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी और करघा चलता रहा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रज्जो अपनी छोटी बहन सन्नो को बुनाई सिखा रही थी। जानती थी कि शादी के बाद उसको घर छोड़ के जाना होगा। आज उसकी शादी की तारीख रखी जानी थी और तय होना था कि वो कब घर छोड़ के जाएगी। 40 दिन बाद की तारीख निकली थी। अब आगे। अम्मी जी, आप लोगों ने इतनी जल्दी तारीख क्यों ले ली? और क्या करते बिटिया, वो तो इसी हफ्ते मांग रहे थे कारज, और ज्यादा जिद करते तो शायद। आगे के अपशगुन शब्द माँ ने नहीं कहे। इतना जरूर कहा, इतना अच्छा रिश्ता नसीब वालों को ही मिलता है, और चली गई। रज्जो को यही तो समझ में नहीं आ रहा था कि रिश्ता तो वाकई बहुत अच्छा है, फिर रज्जो के हिस्से में क्यों आ गया था। जब चीजें ज्यादा अच्छी होने लगें तो डर का होना भी लाजमी है। रज्जो के ससुर मुर्तजा बेग थे तो इन्हीं की बिरादरी के, पर कालीन बुनने के बजाय बेचने का काम शुरू कर दिया था इनके दादा ने। कालीन बनाने से ज्यादा मुनाफा बेच के कमीशन खाने में है। खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया। पूरी बिरादरी में केवल मुर्तजा बेग का घर ही पक्का था, सो उनको लोग बड़े घर वाला कहने लगे थे। जमीन जायदाद भी खूब थी, पढ़ा लिखा परिवार था। मुर्तजा बेग का बड़ा बेटा तो शहर में ही जाके बस गया था, जबकि छोटा बेटा सिद्दीक यहीं रह के अब्बा का हाथ बटाता था। रज्जो का रिश्ता सिद्दीक से ही हुआ था। मुर्तजा बेग की 2 बेटियां भी थीं, पर दोनों की शादी हो चुकी थी। अब घर में केवल 2 ही लोग थे, मुर्तजा बेग और सिद्दीक, जो रज्जो को मिला के 3 हो जाने थे। रज्जो का ससुराल भी उसके घर से 2 गांव छोड़ के ही तो था। यही कह के तो रज्जो के ससुर ने उसके अब्बा से कहा था, भाई छोटी बहू तो बिरादरी की हो, पास की हो तो ठीक, नहीं तो दुख बीमारी में भी औलाद का सुख नसीब नहीं होता। दान दहेज से कोई लेना नहीं, बस लड़की खानदानी हो। रज्जो के अब्बा ने जवाब दिया था, बेग साहब वो तो सब ठीक है, पर हमारी इतनी हैसियत नहीं कि, मतलब आप तो जानते ही हैं, आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ, लड़की घरेलू है, पढ़ा लिखा नहीं पाए। अरे तो हमें कौन सा नौकरी करानी है, आप 2 जोड़ों में विदा कर दो बस। रिश्तेदारों को बड़े बेटे और 3 बेटियों की शादी में खूब खिलाया पिलाया। इस बार घर के 10-12 लोग आ जाएंगे, बस काफी है। जैसी बात तय हुई थी हुआ वैसा ही। बारात में 20 की जगह 10 ही लोग आए थे और रज्जो को विदा करके ले गए। उस दिन रज्जो को बहुत रुलाई आई। वो बिछड़ जाने के गम से नहीं रो रही थी, बल्कि एक सवाल का जवाब न होने पे उसके आंसू बह रहे थे कि बेटियां पराया धन क्यों होती हैं? क्यों वो अपने माँ बाप का धन नहीं हो पाती जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया? क्यों एक बेटा शादी के बाद अपने माँ बाप के लिए कमा सकता है और क्यों बेटी शादी के बाद अपने माँ बाप के लिए नहीं? अगर कोई बेटी शादी के बाद कमा के अपने माँ बाप को दे तो वो मदद, और बेटा दे तो जिम्मेदारी। काश कोई होता जो रज्जो के दिल की बात सुनता और कहता कि आज से रीत बदल गई है रज्जो, खूब चलाओ हथकरघा, बुनो कालीन, कि तेरे माँ बाप की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। पर ऐसा सिर्फ ख्वाबों में हो रहा था और उसकी डोली विदा हो गई थी। हथकरघा उसके कमरे में बैठा रज्जो को खामोशी से जाते देख
और खामोश हो गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी और करघा चलता रहा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रज्जो शादी के बाद अपने माँ बाप के लिए फिक्रमंद हो रही थी। जानती थी कि अब उनकी कमाई का हिस्सा कम हो जाएगा। अपनी शादी ऊंचे घर में होने की वजह कहीं दहेज तो नहीं, इस बात से अम्मी से झगड़ा भी किया था उसने, पर कोई दान दहेज नहीं लेना था। रज्जो को शक हो रहा था अपनी किस्मत पर। अब आगे। रज्जो ने नाम तो सुना था, पर बड़े घर को देखा पहली बार था। हवेली नुमा बड़ा सा दरवाजा लंबी दीवार के पास खड़ा था। दीवार पे कई खिड़कियां बाहर झांक रही थीं। खिड़कियां देख के कोई भी बता सकता था कि अंदर कई कमरे मौजूद हैं। अंदर की दुनिया देखने और जानने के लिए रज्जो ने जैसे ही घर में कदम रखा और घूंघट के अंदर से निहारा, तो जैसे सच्चाई का कड़वा घूंट उसके गले में उतर गया। बाहर से चमकदार दिखने वाले घर की अंदरूनी हालत उतनी ही बदरंग थी। पुरानी दीवारों पे पिछली बारिश की काई और पानी के निशान अलग ही कहानी कह रहे थे। रज्जो को कुछ तो समझ आ गया था कि इतना अच्छा रिश्ता उसके हिस्से में क्यों आ गया। वो एक घर को टूटता हुआ छोड़ के दूसरे टूटे हुए घर में आ गई थी। कभी कभी नसीब चोगे बदल लेता है, खुद नहीं बदलता। एक दो दिन में ही रज्जो के सामने हुए पारिवारिक झगड़ों ने उसको घर की सारी कहानी बयान कर दी। अब आप और क्या चाहिए ने, पूरा धंधा चौपट कर दिया। इनकी अय्याशियों के चलते पूरी जमीनें चली गईं, अब घर भी चाहते हैं। रज्जो के शौहर सिद्दीक की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। मुर्तजा बेग और उनका बड़ा बेटा नजरुल सामने था। जमीन और घर दादा जान की मिल्कियत है, अब्बा की नहीं। उसमें तो मेरा कानूनन हक है। फिर मत कहना कि बेटे ने बाप को कोर्ट में खींच लिया। मुर्तजा बेग उठे और गुस्से से बोले, अरे खुदा के लिए खामोश हो जा नजरुल, घर में नई बहू है, क्या सोचेगी। घर की बातें घर में ही रहें। बाहर चली गई तो बड़े घर की क्या इज्जत रह जाएगी। अरे जहां से वो आई है उसके लिए तो ये घर अब भी हवेली है। अब्बा बस, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, नजरुल ने कहा और बाहर की तरफ निकल गया। ये बात रज्जो के दिल में चुभ गई। वो तो नहीं गई थी इनके दरवाजे रिश्ता करने। वो घर से गरीब जरूर थी, पर गैरत बहुत अमीर थी। जैसे उसके शौहर सिद्दीक अपने कमरे में आए, रज्जो ने कहा, आपसे माफी चाहती हूं, पर कानों को रोक नहीं पाई। सब सुन रहे थे। बड़े भाईजान ने जो कुछ। रज्जो, खुदा के लिए उनकी बातों का बुरा मत मानो। उनको तो इस अफीम ने बर्बाद कर दिया। अब्बा ने तुमको पसंद किया है, मैं तुम्हें ब्याह के लाया हूं। कभी हमसे कोई ऐसी बात निकली तो कह देना जो कहना हो। सिद्दीक ने रज्जो की बात काटते हुए कहा, तो रज्जो सिद्दीक का उतरा हुआ चेहरा देखती रही। घर की बातें घर में ही रहें, सो मुर्तजा बेग ने कहीं से पैसों का इंतजाम करके नजरुल को देते हुए कहा था, ये ले कमजर्फ, लेकिन खबरदार जो कभी बड़े घर को बेचने का ख्याल अपने मन में लाया, और यहां दस्तखत कर कि आज से इस घर में तेरा कोई हिस्सा नहीं। उसके एवज में तूने अपने बाप से रकम ली है। हाय री दुनिया, आज बाप अपने ही घर की कीमत अपने बेटे को अदा कर रहा था। उसे बड़े घर की इज्जत जो बचानी थी। बड़ा घर जो अब सिर्फ नाम का बड़ा घर ही बचा था, जिसकी दीवारें गिरने के लिए सिर्फ एक धक्के की राह देख रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी और करघा चलता रहा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रज्जो का रिश्ता किसी बड़े घर में हुआ तो रज्जो को शक हुआ था, और आज उसका शक सही निकला। बड़ा घर अब सिर्फ नाम का ही बड़ा रह गया था। इसकी दीवारें भाइयों की तकरार झेल रही थीं। अब आगे। लोगों के अपने अपने काम होते हैं। जिन्हें बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए, और जिन्हें बनाना था वो बनाने में लग गए थे। रज्जो ने दीवारों की काई और बारिश के पानी के निशानों को रगड़ के साफ कर दिया था। सिद्दीक से जिद करके चूना और गेवरी मंगा के दीवारें और मटके रंग दिए थे। शादी के 1 महीने बाद आज ये घर अंदर से सांस लेता महसूस हुआ। रज्जो ने बड़े घर को बड़ा तो नहीं, पर घर होने का एहसास करा दिया था।
रात को खाना खाते वक्त सिद्दीक ने रज्जो से कहा, सुनो रज्जो, घर की हालत से तुम वाकिफ हो, मुझे शहर जाके काम करना होगा। एक फैक्ट्री में बात हो गई है, यहाँ मजदूरी नहीं कर सकता। और अब्बा का धंधा चलता होता तो क्या मैं यहाँ ना होता? बड़े भाई ने गाहकी इतनी बिगाड़ दी कि अब कोई हमसे कालीन नहीं खरीदना चाहता। आए दिन व्यापारी तगादा करने चले आते हैं। कर्जा तो चुकाना होगा रज्जो, तुम फिक्र मत करना, मैं आता रहूंगा बीच बीच में। रज्जो ने बहुत डरते हुए कहा, सुनो, अगर मैं कालीन लगा लूं तो घर का खर्च तो संभाल ही सकती हूँ। पागल हो गए हो तुम? माना परेशानी है, पर तुम्हें मैं किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दूंगा रज्जो। रज्जो कैसे कहती कि कामीदा हाथों के रुक जाने से ज्यादा दिक्कत और कोई नहीं होती। सिद्दीक के जाने के बाद एक दो बार उसने अपने ससुर यानी मुर्तज़ा बेग से कहा तो सख्त जवाब आया, तुम बड़े घर की बहू काम करोगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आराम से रहो, बस यही काफ़ी है। पर अब्बा, मैं तो इतना कह रही थी कि बस रज्जो, कह दिया, बड़े घर की इज्जत हो तुम। रज्जो को समझ नहीं आया था कि औरतों के काम करने से क्या इज्जत खत्म हो जाती है। आदमियों के अहम को समझना एक दिन की बात नहीं है, बहुत धीरे धीरे टूटता है उनका अहम। एक दिन रज्जो सबसे पीछे बनी कोठरियों की साफ सफाई के लिए निकली तो अरसों से बंद पड़ी एक कोठरी को खोला और देखा एक पुराना हथकरघा सामने था। मकड़ी के जालों और नमी ने उसके ताने गला दिए थे। उसे पकड़ के रज्जो को ऐसा लगा जैसे बस अभी चल पड़ेगा। बात करने पे पता चला कि पुराने जमाने में मुर्तज़ा बेग की दादी इसको चलाया करती थी। फिर एक दिन ये बड़ा घर बन गया और ये करघा बंद हो गया। रज्जो ने बहुत आहिस्ता से उस करघे की सफाई की। वो रोज वहां जाती और उसकी मरम्मत करती। एक रिश्ता सा महसूस होता था उस करघे से। वो रोज अपने ससुर मुर्तज़ा बेग का उतरता चेहरा देखती और उनकी बेबसी में अपने बाप का चेहरा याद आ जाता। आज जब रज्जो करघे के पास पहुंची तो उसे एक आवाज आई, मैं चलना चाहता हूं रज्जो, देर मत करो। ये उसके मन की आवाज थी। मन हर बार इतनी साफ आवाज नहीं देता। पूरे घर में सन्नाटा था। मुर्तज़ा बेग अपना चेहरा लिए अपने हाथों में छिपाए आंगन में बैठे थे कि एक आवाज आई, एक को छोड़ो लाल बियानी, काला चला हरे से मिला, दो घर छोड़ पीली पाई। मुर्तज़ा बेग तेज कदमों से उस आवाज की तरफ यानी दादी अम्मी की कोठरी की तरफ बढ़ गए। जाके देखा तो रज्जो कालीन बना रही थी। उन्हें उस वक्त रज्जो नहीं अपनी दादी दिखाई दी, जिनकी कालीनों ने इसको घर से बड़ा घर बनाया था। रज्जो आज उस बड़े घर को घर बना रही थी। मुर्तज़ा बेग ने अपनी बहू रज्जो को देखा और रज्जो की आंखों के विश्वास को देखा जो उन आंखों में उबल रहा था। कालीन पे मुर्तज़ा बेग को भविष्य की खुशनुमा डिजाइन दिख रही थी। वो रज्जो को देख के मुस्कुराए और रज्जो बोलती रही, एक को छोड़ो लाल बियानी, काला चला हरे से मिला, दो घर छोड़ पीली पाई। यकीनन आज रज्जो काम करके अपने घर की इज्जत बुनने में जुट गई थी, क्योंकि काम से ही इज्जत बनती है। वो औरत और आदमी में फर्क नहीं करती। बस इतनी सी थी ये कहानी।